हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखिए, बायोलॉजी जो होती है ना, आपके 3 सेक्शन में डिवाइडेड होती है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं इस वीडियो का। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी और वहाँ से आप लोग इससे पहले जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल? सेल किस चीज़ का बना होता है, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या होता है सेल के अंदर, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि सेल में जो है एक स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। अब हाउ इज द सेल ऑर्गेनाइज्ड? सेल ऑर्गेनलीज तो होते हैं, मगर सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है? अगर हम लोग सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम लोगों को उसमें मेनली मतलब 3 फीचर्स दिखेंगे इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर सेल में हमें कम से कम 3 चीज़ें तो ज़रूर ही दिखती हैं। वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना एक सेल है। सेल के बाहर वाली जो लेयर होती है ना, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के मिडिल में ना एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये सारा का सारा जो फ्लूइड जैसा मटेरियल होता है ना, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सारी के सारी एक्टिविटीज़ जो होती है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। मतलब सेल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है और सेल अपने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जिस भी तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है ना, वो इन 3 चीज़ों की वजह से ही होता है। अब आता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो अभी हम लोगों ने देख लिया था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना सेल की, जो सेल के कंपोनेंट्स, सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं और सेल के बाहर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों को जो अलग अलग करती है। मतलब ये सेल है, इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं और सेल के बाहर के जो कंपोनेंट्स हैं, इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये जो आउटर कवरिंग है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हम लोगों को अलाउ करती है कि कोई भी जो सेल के अंदर चीज़ जा सकती है या बाहर चीज़ जा सकती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। जैसे कि आपके घर का दरवाज़ा, आपके घर का दरवाज़ा खुलेगा तो कोई अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। अगर घर का दरवाज़ा बंद है तो ना कोई अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता। इसी तरीके का काम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक सेल में करती है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटीरियल्स। कुछ मूवमेंट के मटेरियल को प्रिवेंट करती है और कुछ को आने देती है। इसलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली का मतलब होता है ये सेलेक्ट करती है, चुनती है कि कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। परमिएबल, परमिएबल वो चीज़ होती है जिसके अंदर बाहर आप जा सकते हैं, तो वो परमिएबल हो गई। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, क्योंकि इसके अंदर बाहर आया जाया जा सकता है। तो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सेल? तो सेल के अंदर चीज़ों का मूवमेंट किस तरीके से होता है? एंड हाउ डू सब्सटेंसेज मूव आउट ऑफ द सेल? सेल के अंदर चीज़ें कैसे मूव करती हैं और सेल के बाहर या अंदर की चीज़ें किस तरीके से जाती हैं, ये हम लोग अब इसमें देखेंगे। तो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये मूव कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर मूव कर सकते हैं। और जो अंदर बाहर मूव करने का प्रोसेस होता है इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वी सॉ दैट द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब होता है अपने आप जो चल रहा होता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। देखिए क्या होता है, सपोज करिए ये एक कोई भी चीज़ है, कोई एक सरफेस है। हाँ, एक तरफ तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, कुछ भी है। ठीक है, या फिर बहुत सारी गैस है, बहुत सारा मतलब बहुत बहुत सारे हैं। एक तरफ कम है, ठीक है, इतने हैं। तो ये वाला रीजन क्या हो गया? ये वाला रीजन तो हाई कंसंट्रेशन का हो गया है ना, और ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया लो कंसंट्रेशन का। तो जो डिफ्यूजन होता है ना, इसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स और एनीथिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, यही होता है हमारे डिफ्यूजन के प्रोसेस में।
समथिंग सिमिलर ये सेल्स में भी होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना किसी सेल के लिए, वो एक वेस्ट मटेरियल होता है और सेल को उसको बाहर निकालना होता है। एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। और सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लो कंसंट्रेशन में होता है, इसलिए जो डिफरेंस होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर, इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ निकल पाता है। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर कर पाता है क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, और प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से क्योंकि बाहर की तरफ वो ज़्यादा होता है इसलिए सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, होपफुली मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ना वो गैसियस एक्सचेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए क्या है, ये सेल है सपोज करिए, इसके अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड ना बहुत सारा है। ठीक है, यहाँ पर सेल में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सेल के अंदर से क्या होगा,